नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो बेसिकली राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ, तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली एक गिरावट के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, सर इस कंपनी के ऊपर रिकवरी क्या सही में होने वाला है कि कंपनी कंटिन्यूअसली खराब होते चले जाएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कंपनी के मार्केट शेयर को आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? अगर कंपनी के बिजनेस को आप ध्यान से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 1989 में और कंपनी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। और एक चीज़ को आप शायद नोटिस नहीं करे होंगे कि देखिए, इट इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड with the presence across the entire value chain of gold from refinery। मतलब जो रिफाइनरी का काम है, उस रिफाइनरी के काम में ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी 35% कंपनी काम करते हैं। मतलब कंपनी 35% मोनोपोली बिजनेस कर रहा है। तो इसका मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है। सॉरी, इस कंपनी के जो मोनोपोली बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। 35% ऑल ओवर वर्ल्ड में गोल्ड का जो रिफाइनरी है तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो यही डेटा कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट जो प्रोफाइल्स है, हैंडमेड जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है, हैंडमेड जो स्टडीड है, गोल्ड ज्वेलरी है, कस्टर्ड ज्वेलरी है, मैसिन्स चेन्स है, साथ ही साथ मैसिन्स जो बैंगल्स है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं और उसको बेचते भी है। तो कंपनी 4 काम को एक साथ करते हैं। कंपनी देखिए बता रहा है कि 100% सब्सिडरीज़ और आरईएल जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, तो उसके पूरा का पूरा सब्सिडरीज़ लेके रखा है। तो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि एक्विजिशन के हिसाब से कंपनी एक्वायर किया है किस 2015 में $400 बिलियन का। और वो भी इस तरीके से क्या एक्विजिशन किया है, इट वाज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी कंपनी। और मुझे लगता है कंपनी जिस सिचुएशन के हिसाब से गुजर रहा है, बहुत सारे लोगों का यही डाउट है कि कंपनी बेकार है। मैं पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन पहले भी जितना था, आज भी उतना है। हाँ, कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के खुद के जो पी रेशियो है, वो देखा जाए तो थोड़ा-सा हाई है। बाकी कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ, तो देखिए वैल्यूएशन तो अभी सेम टू सेम लेवल में आ चुके हैं। हाँ, आरओसी, आरओई में उतना खासियत नहीं है। इनकम तो बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा ईयरली। हाँ, क्वार्टरली खराब है, मैं आपको दिखाऊँगा, मगर डेप्थ एकदम ज़ीरो है। तो राजेश एक्सपोर्ट को जो लोग बेकार कंपनी कह रहे हैं, उसके लिए बता दूँ कि 1-2 क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट खराब हो गया, उसके चलते कंपनी को बेकार कहना ये बहुत बड़ा गलत हो सकता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिला। और मुझे लगता है जो यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो ग्रोथ है, देखिए सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव था और प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव। आज भी नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी का सेल्स कम हो गया, तो प्रॉफिट तो नेगेटिव जाएगा। तो जिसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि कंपनी बेकार है, तो उसके लिए बता दूं कंपनी बेकार नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में जिस कंपनी इतने बड़े एक मार्केट शेयर लेकर रखा है और वो भी गोल्ड के ऊपर, तो आज नहीं तो कल वो कंपनी फिर से खड़ा होने का दम रखते हैं। क्योंकि ऐसे एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट कभी मतलब कभी उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत तेजी से गिर नहीं रहा और बहुत अ, मतलब तेजी से भाग नहीं रहा, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। क्योंकि गोल्ड का प्राइस को आप देख सकते हैं, तो हमेशा वो बढ़ते जाते हैं, कभी भी कम होता नहीं। हाँ, छोटे मोटे करेक्शन होता है, मगर ऐसे नहीं कि 70,000 में चलने वाला कंपनी मतलब गोल्ड 7,000 हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं कभी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के लिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के लिए कोई भी ट्रेड मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो मेरे पहले एक ट्रेड था, वो ट्रेड को मैंने छोटे मोटे स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर लिया। अभी देखिए कंपनी के ऊपर लगातार जब करेक्शन हो रहा है, तब भी मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस है और डाउन साइड तक आने का चांसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से अभी भी प्रेशराइज है, वो दो कारण की वजह से। पहले स्ट्रांगली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है,
इस रेजिस्टेंस को वो बार-बार फेस किया और उसके बाद उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज की इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि वो नीचे आने के बाद जो लेवल्स 2 बना है, एक 240 का लेवल है और दूसरा है 225 का। इस 2 लेवल को वो टच कर सकते हैं और यहाँ से वो फिर से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो मुझे जो डेटा देखने को मिले, उस डेटा के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने का कोशिश करूँगा। जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मैं डिटेल्स में डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, इसका रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो रिजल्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट जब आएगा तो मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो शेयर जरूर करूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो डीमार्ट एक-एक करके लगातार खुद के जो स्टोर्स है उसको ओपन करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट रिज्यूमेस जो रिज्यूम कर चुके हैं, ऑपरेशंस रिज्यूम कर चुके हैं एट राजकोट। तो मतलब फिर से एक ऑपरेशंस जो था इसका, फिर से एक जो स्टोर है उसको ओपन किया है। तो बेसिकली कंपनी इस तरीके से लगातार जिसका टेम्पोरेरीली क्लोज हो गया था, इस तरीके से अ, जो क्लोज का जो मतलब यहाँ पे जो क्लोज हुआ था राजकोट में, उस ऑपरेशंस को फिर से वो स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है डीमार्ट के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, कंपनी को कभी भी रुक के नहीं रखता। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट को देखा जाए, तो एक-एक सालों का डेटा देखेंगे तो आपको हर साल में कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। सिर्फ बढ़ता हुआ नहीं, बेस्ट तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखा जाए, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्टली यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले, जो एक हाई लेवल का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है, जो 643 से लेकर 659 से लेकर 774 करोड़ तक नेट प्रॉफिट को देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी है, कंपनी को जर्नी करने के लिए बहुत काफ़ी है। सिर्फ यही सोच रहे हैं कि लोग क्या सही में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है? अगर मैं लास्ट टिल 2 मंथ के डेटा दिखा दूँ, तो छोटा-मोटा यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ एंड छोटा-मोटा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। क्योंकि 3 साल में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, उसी तरीके से 1 साल में ग्रोथ नहीं हो रहा है। हाँ, ग्रोथ थोड़ा-सा कम इसलिए हुआ क्योंकि रिलायंस से जो अपडेट्स आया, उसी के कारण डीमार्ट के ऊपर प्रेशराइज़ बना। वो कारण कैसा है? देखिए, रिलायंस क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, वो जितने सारे स्टोर्स हैं, वो ओपन करते चले जा रहे हैं। उसका टारगेट है दिनों में हर एक दिन में 2 स्टोर्स ओपन करना। तो इस तरीके से टारगेट लेके चल रहा है रिलायंस और ऑल ओवर इंडिया में। तो उस जगह पे डीमार्ट के स्टोरेज का जो टोटल फिगर आउट है, वो बहुत कम है। अगर डीमार्ट के साथ रिलायंस को कंपेयर किया जाए, तो आप खुद ही देख सकते हैं रिलायंस रिटेल का जो टोटल रेवेन्यूज़ है, वो करीबन-करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर है और जहाँ पे डीमार्ट के टोटल रेवेन्यूज़ है 24,000 करोड़। अभी नंबर ऑफ स्टोर्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए मतलब डीमार्ट का जो स्टोर्स है, अभी एक पुराना डेटा है, अभी करंट डेटा मुझे नहीं मिला। तो उस स्टोर्स को भी आप देख लीजिए, 212 स्टोर्स है। अभी 212 नहीं, 300 साढ़े 300 के आसपास टोटल डीमार्ट का स्टोर्स देखने को मिल जाएगा और जहाँ पे 10,000 के आसपास रिलायंस का स्टोर्स है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा एक फ़र्क देखने को मिल जाता है, एक बिग डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मगर एक अच्छी बात यही है कि दोनों का ईबिटा मार्जिन में डीमार्ट की ईबिटा मार्जिन ज़्यादा है और दोनों का ईयर ऑफ ईयर बेसिस का सेल्स का ग्रोथ सेम टू सेम है। देखिए, मान के चलिए आप 50 प्रोडक्ट बेच बेच रहे हैं और आपका दोस्त 500 प्रोडक्ट बेच रहा है और दोनों का प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स मार्जिन सेम टू सेम है। मतलब बिज़नेस ठीक-ठाक आप चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि डीमार्ट के ऊपर जो लोग डाउट करते हैं कि कंपनी के ऊपर एक बार सेल्स कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो कंपनी बेकार हो गया। तो इसके लिए बता दूँ, इस ऐसे सोचना भी गलत होगा। क्योंकि चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी में कितना दम एंड पोटेंशियल है। बाकी डीमार्ट के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न इस कंपनी के ऊपर बना है, देखिए बहुत पहले से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, उस पैटर्न्स को मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि उसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने के बाद फिर से एक नया पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है, पहले एक बिग कप बने और उसके बाद हैंडल पैटर्न बने। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा, जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड।
तो वीवो ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर इस कंपनी क्या खत्म होने वाला है, कंपनी क्या जीरो होने वाला है। देखिए, वीवो ग्लोबल के ऊपर एक चीज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, इसके इन्वेस्टर के हिसाब से अगर पब्लिक के डेटा दिखा देखा जाए तो दो बड़े प्लेयर जैसे विजय केडिया जी एंड दूसरा है आशीष कचुले जी। अगर दोनों बड़े प्लेयर्स को देखा जाए तो आशीष कचुले जी वीवो ग्लोबल के ऊपर जो 1% का स्टेक था, उन्होंने 1% के स्टेक के कुछ स्टेक को उन्होंने बेचा। अभी उनके पोर्टफोलियो में वीवो ग्लोबल के जो स्टेक है वो ना के बराबर है। मगर विजय केडिया जी इस कंपनी के ऊपर स्टेक का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और पहले जो 1.85% का होल्डिंग था उस होल्डिंग को बढ़ा दिया है। मैं ये डेटा इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े दो इन्वेस्टर, जो एक लीडर इन्वेस्टर माना जाता है, जो एक मल्टीबैगर रिटर्न कमाने कमाने वाला इन्वेस्टर माना जाता है, वो दो बड़े प्लेयर इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है। तो आप कहेंगे कि सर इसने भी निवेश किया, क्या हम भी निवेश कर दें? ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन जब ट्रस्ट कर रहा है किसी भी कंपनी के ऊपर, तो आज नहीं तो कल तो कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि देखिए, एफआईएस अगर कंपनी बेकार होता तो एफआईएस कब का माल बेचकर भाग जाता। मान लेता हूँ डीएस माल बेच दिया, मगर उसका फायदा किसने उठाया? उसका फायदा पब्लिक ने उठाया कुछ, और साथ ही साथ कुछ देखा जाए तो एफआईएस ने भी उठाया। तो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर टाइम में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए। हाँ, नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आया, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होने के पीछे एक ही रीज़न है कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमेशा ज़्यादा देखने को मिला है। जितना सेल्स कंपनी किया उससे ज़्यादा कंपनी एक्सपेंस कर बैठे, जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम टू सेम हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा, आधा से एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, सब कुछ मिलाकर कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, आप देखिए सेम रेंज में है। मतलब यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंटिन्यूअसली जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो मुझे लगता है जो सिचुएशन सॉरी एक ही रेंज के ऊपर होता हुआ देखने को मिले है। और मुझे लगता है यही सिचुएशन के बेसिस में वीवो ग्लोबल के ऊपर प्रेशर है। और दूसरा एक बड़ा कारण है, वो कारण मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीवो ग्लोबल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट में, साथ ही साथ जर्मनी और साथ ही साथ यूके मार्केट, इस तीनों मार्केट के ऊपर काम करते हैं। और यूएस मार्केट के हालत आप, यूरोप मार्केट के हालत आप जान चुके हैं कि अभी इस रिसेशन जैसे सिचुएशन हो गया, तो जिसके चलते है लगातार यूएस मार्केट के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। तो सोचिए, जिस कंट्रीज में जॉब नहीं है, रिसेशन जैसे सिचुएशन है, क्या वो उस कंट्री में लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? जब कोविड आया था, क्या इंडियन लोग लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी कर रहे थे, गाड़ी खरीदारी कर रहे, ज्वेलरी खरीदारी कर रहे थे? वो बहुत कम। मतलब 1 लाख लोगों को ढूंढेंगे तो शायद उसमें से 10 ही लोग आपको इस तरीके से लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी करता हुआ देखने को मिलेगा। तो सोचिए इस चीज़ों को, उसके बाद काम करिए, क्योंकि वीवो ग्लोबल कोई बेकार कंपनी नहीं है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी टॉप लेवल से 70% क्रैश हो गया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर इस करंट लेवल से, अगर मैं करंट लेवल से इसका टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 250% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अभी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसके ऊपर कल ही बाई कर ले, क्योंकि परसों ही इसको टारगेट मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको डीपली रिसर्च करके काम करना होगा। और इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। 1:2 रेशियो का यहाँ पे कंपनी क्या देने वाला, स्प्लिट देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है। कंपनी का कहना है कि इस 2 रुपये को वो 1 रुपया करने वाला है। मतलब हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर आपको देने जा रहा है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। सारे डेटा आपको रिसर्च करके ही आपको काम करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।